प्रिय शिक्षार्थियों, मैं सुचित्रा सिंह, प्राध्यापक वाणिज्य, अंश पूंजी के लेखांकन की श्रृंखला के अंतर्गत भाग 4 में आज आपके साथ अंशों का हरण एवं उनका पुनः निर्गमन पर चर्चा करूंगी। हम पहले जानते हैं कि अंशों का हरण होता क्या है। ऐसा हो सकता है कि कुछ अंशधारक एक या एक उससे अधिक किश्तों अर्थात आवंटन राशि या मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहें। ऐसी स्थिति में कंपनी अंतर नियमों में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार इन अंशों का हरण कर सकती है, जैसे कि आवंटन को रद्द कर दे और जो प्राप्त राशि है अंशधारकों से उस राशि को जब्त करके कर सकती है अंशों का हरण। यानी आवेदक अंशधारक ने कोई किश्त नहीं दी है, जैसे उसे आवेदन राशि मांगी गई उसने दे दी, आवंटन राशि मांगी गई दे दी, प्रथम मांग मांगा उससे प्रथम मांग भी दे दी, लेकिन अंतिम मांग का भुगतान उसने नहीं किया। उसको सूचित करने के बावजूद भी उसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को पूरा अधिकार है कि कंपनी इन अंशों का हरण कर ले। और हरण किस तरह से करेगी कि उसके आवंटन को रद्द कर दे, यानी कि अब अंश उसके नाम से आवंटित नहीं है और जो राशि उसने दिए रखी है आवेदन की आवंटन राशि, प्रथम मांग राशि, वो भी कंपनी उसको वापस नहीं करेगी, उस राशि को वो जब्त कर सकती है। अब अगर अंशों का हरण होगा तो हम लेखांकन व्यवहार क्या करेंगे, क्या प्रविष्टियां करेंगे, हम पहले इस पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं हमारा एक अंश का मूल्य है 10 रुपए। कंपनी ने आवेदन पर बोला 2 रुपए दे दो। आवंटन पर कंपनी ने मांगा 3 रुपए। प्रथम मांग पर कंपनी ने मांगा 3 रुपए और अंतिम मांग पर शेष राशि 2 रुपए कंपनी ने मांगी। अब एक अंशधारी था, उससे आवेदन मांगा गया, आवेदन तो सब देंगे तभी तो वो अंशधारी बनेंगे, तो आवेदन दे दिया, आवंटन 3 रुपए मांगा वो दे दिया, प्रथम मांग मांगी नहीं दी, अंतिम मांग मांगी नहीं दी। अब कंपनी को पूरा अधिकार है कि कंपनी उसके इस आवंटन को रद्द कर सकती है। रद्द करके ये अब अंश उसके नाम से नहीं होंगे। अगर कंपनी इस आवेदन को आवंटन को रद्द करेगी तो कंपनी की पूंजी कम हो जाएगी। पूंजी का वर्णन जमा पक्ष में करते हैं और पूंजी अगर कम हो रही है तो नाम करेंगे उस खाते को, तो हमारी राशि के हिसाब से हम करेंगे अंश पूंजी खाता। क्योंकि कम हो रहा है, अब ये अंश उसके नाम से नहीं है, कंपनी ने अंशों को रद्द कर दिया है, तो अंश पूंजी खाता कम हो जाएगा, अंश पूंजी खाता नाम। अब जो कंपनी ने उससे 5 रुपए ले लिए, ये 5 रुपए भी कंपनी वापस नहीं करेगी, ये कंपनी को फायदा हो गया। कंपनी इस फायदे के लिए एक अलग से खाता खोलेगी जिसे वो कहेगी अंश हरण खाता। यानी ये अंश भुगतान ना करने की स्थिति में कंपनी ने हरण कर लिए हैं, इसलिए अंश हरण खाते से कंपनी जमा पक्ष करेगी। अब उससे अगर हम देखें अंश पूंजी खाता, कंपनी ने उससे 10 रुपए कुल मांगे थे, तो यहां अंश पूंजी खाता जब यहां तक ये मांगा दे दिया, ये मांगा दे दिया, ये भी मांगा उसने नहीं दिया, ये भी मांगा उसने नहीं दिया, इसका मतलब कंपनी पूरे 10 रुपए सबसे मांग चुकी है, सिर्फ इस अंशधारक ने नहीं दिए हैं, तो ये अंश पूंजी खाता, ये अंश जो है उसके रद्द कर दिए जाएंगे। तो यहाँ अंश पूंजी खाता जब नाम होगा तो किस राशि से होगा, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये नाम होगा मांगी गई राशि से। मांगी गई राशि से यानी कंपनी ने उससे कितनी राशि मांगी थी, 10 रुपए। अंश हरण खाते में जाएगा जितना उसने भुगतान कर दिया है, उसकी भुगतान की गई राशि। भुगतान कितना किया उसने, 2 रुपए और 3 रुपए, 5 रुपए। अब ये तो दोनों बराबर नहीं है,
कि 10 रुपये से आपका पूंजी खाता खत्म हो रहा है, कंपनी को 5 रुपये भुगतान की राशि जो मिली है उसे वापस नहीं कर रही है, कंपनी के लिए लाभ है ये, कंपनी ने उसे जमा पक्ष में डाल दिया। अब जो प्रथम मांग और द्वितीय मांग जब आपने मांगी थी, जब दे थी, तो आपने जो प्रविष्टि की थी, आपने प्रविष्टि की थी अंश प्रथम मांग खाता, नाम अंश पूंजी खाता। ये हमने की थी जब हमने अंश का आवंटन किया था और सबसे प्रथम मांग मांगी थी। अब जिनकी मिल गई, प्राप्त हो जाने पर आपने प्रविष्टि की थी बैंक खाता, नाम अंश प्रथम मांग खाता। अगर हम राशि के हिसाब से ले लें तो हमने अंश प्रथम मांग खाता 2 रुपये मांगा था और यहां हमें 2 रुपये बाकी सबसे मिल गया अंशधारकों से, इस अंशधारक से नहीं मिला। तो जिस अंशधारक ने नहीं दिया हमने उसका यहां बकाया मांग खाता खोला था। अब यह हमारी मर्जी है, हम चाहे तो बकाया मांग खाता खोल भी सकते हैं और अगर हम चाहे तो नहीं खोल सकते, हम सीधी यहां राशि लिख देंगे। बाकी अंशधारकों ने दे दी, सिर्फ इस अंशधारी ने नहीं दी, तो यहां हम बकाया मांग खाता खोल सकते हैं। तो यहां हमारा अंश प्रथम खाता नाम हुआ था 2 रुपये से, लेकिन इस अंशधारी से ना मिलने की वजह से इस अंश प्रथम खाते को हम खत्म करेंगे 2 रुपये से। तो जब दे था तो हमने नाम किया था, खत्म करेंगे तो यहां दिखाएंगे अंश प्रथम मांग खाता जो उसने नहीं दिया है, जो उसने भुगतान नहीं किया है, ना भुगतान की राशि। इसी तरह से उससे द्वितीय मांग या अंतिम मांग मांगी गई, वो भी उसने नहीं दी, अंश अंतिम मांग खाता। यानी 3 रुपये प्रथम मांग के नहीं दिए और 2 रुपये अंतिम मांग के नहीं दिए। देखो नाम और जमा पक्ष बराबर हो गए, यानी 10 रुपये से आपकी पूंजी खत्म हो गई, 5 रुपये ये कंपनी को लाभ हो गया, वापस नहीं करने पड़ेंगे, गलती कंपनी की नहीं थी, अंशधारी की थी। कंपनी ने कहा हम आपको 5 रुपये वापस नहीं करेंगे और जो आपने यहाँ दे के टाइम पर प्रविष्टि की थी उससे यहाँ हम जमा कर दें। इसी तरीके से अंश प्रथम मांग खाता के दे के टाइम हमने जो इसकी प्रविष्टि की थी, अब अंश अंतिम मांग खाता को हम यहाँ ना भुगतान करने की स्थिति में जमा कर देते हैं। यहां हमने दिया था नाम और जिसने दे दिया था उसका अंश प्रथम मांग खाता तो हमने यहां जमा कर दिया था, सिर्फ इनका नहीं कर पाए थे तो इसलिए उनका यहां कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने बकाया मांग खाता खोला है तो इसकी जगह आप बकाया मांग खाता लिखेंगे, आप फिर ये नहीं लिखेंगे। अगर आपने पहली प्रविष्टि में बकाया मांग खाता खोला है तो फिर यहां पर आप अंश प्रथम मांग खाता या अंतिम मांग खाता नहीं खोलेंगे, उस स्थिति में आप यहां पर बकाया मांग खाता खोलेंगे। तो ये हुआ हमारा अंशों का हरण। अब क्या ये अंश जो कंपनी ने रद्द कर दिए ये कंपनी के पास पड़े रहेंगे? नहीं, कंपनी इनको दोबारा से निर्गमित कर देगी, जिसे हम कहेंगे पुनः निर्गमन, अंशों का पुनः निर्गमन। अब कंपनी इन अंशों को दोबारा किसी और को बेचेगी। अब जब कंपनी इन अंशों को दोबारा किसी और को बेचेगी तो 10 रुपये का अंश है, 10 रुपये का 10 रुपये में भी बेच सकती है, 10 रुपये को 8 रुपये में भी बेच सकती है। मैं इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुकी थी कि जब अंशों को आप पुनः निर्गमन करेंगे तो बट्टे पर निर्गमन कर सकते हैं। तो 10 रुपये का अंश 8 रुपये में भी बेच सकती है। कंपनी की स्थिति अच्छी है तो इनका पुनः निर्गमन 10 के बजाय 12 रुपये में भी कर सकती है। तो अब पुनः निर्गमन पर हम क्या प्रविष्टि करेंगे? पुनः निर्गमन पर जब आप दोबारा बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक खाता नाम बैंक खाता नाम करेंगे और आपने जब बेचा है और बेचा जिस
व्यक्ति को है उसको आपने बता दिया कि देखो ये अंश है तो 10 रुपये का और हम आपको बेच रहे हैं 8 रुपये में, लेकिन मानेंगे कि आपने 10 रुपये दिए हैं, आपकी जो अंश पूंजी है वो व्यवसाय में 10 रुपये ही मांगी जाएगी। अगर 10 रुपये ही मांगी जाएगी तो फिर अंश पूंजी खाता आपका 10 रुपये से फिर बढ़ जाएगा। अब आप 8 रुपये में बेच रहे हैं और 10 रुपये मान रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं, जिसको आपने दोबारा निर्गमित किया है जिस व्यक्ति को, उसको आप कह रहे हैं कि हम आपसे ले तो 8 रुपये रहे हैं लेकिन आपकी हम पूंजी बिजनेस में 10 रुपये मानेंगे। तो ऐसा करने पर कंपनी को 2 रुपये का नुकसान हो गया और ये नुकसान कंपनी डालेगी हरण खाते में, हरण खाता को भी नाम कर देगी। तो ये कंपनी को 2 रुपये का हानि हुई। अब आप देख रहे हैं कि लाभ हुआ उन्हीं अंशों पर 5 रुपये का और उन्हीं अंशों को जब दोबारा निर्गमित किया तो हानि हुई 2 रुपये की। अभी भी कंपनी को 3 रुपये का फायदा हो रहा है बट्टे पर अंशों को पुनः निर्गमित करने के बावजूद भी। तो अब जो ये 3 रुपये है ये कंपनी के लिए लाभ हो गया और ये पूंजी आरक्षित खाते में इसका हम हस्तांतरण करेंगे। अब इस अंशहरण खाते का लाभ और ये हरण खाता हानि, इसको पूरा करने के बाद जो भी राशि आपकी हरण खाते में बचेगी आप उसको पूंजी आरक्षित खाता उसमें हस्तांतरित कर देंगे। तो यहां पर हमने सीखा कि अगर आपके अंश सम मूल्य पर 10 रुपये का अंश 10 रुपये में ही कंपनी आवंटित कर रही है, निर्गमित कर रही है, तो अगर आपके अंश सम मूल्य पर निर्गमित थे और किसी वजह से कोई अंशधारी भुगतान नहीं कर पाया किसी भी मांग का, तो उस स्थिति में कंपनी उन अंशों को रद्द कर देगी और फिर उन्हें दोबारा से किसी और को निर्गमित कर देगी। तो जो लाभ आपको रद्द करने पर हुआ और जो हानि आपको रद्द करने पर हुई उसका मिलान करने के बाद जो भी राशि बचेगी हरण खाते में आप उसको हस्तांतरित कर देंगे पूंजी आरक्षित खाता से। तो 5 में से 2 की हानि करके 3 रुपये अभी भी कंपनी को लाभ हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कंपनी उसको पुनः निर्गमित करेगी तो जितना कंपनी को लाभ हुआ है कंपनी सिर्फ उतने तक हानि उठा सकती है। यानी यहाँ 2 रुपये की जगह कंपनी कितनी हानि उठा सकती है? 5 रुपये। तो 10 रुपये का अंश 5 रुपये की हानि उठाने के बाद कंपनी उसे कम से कम 5 रुपये पर पुनः निर्गमित करेगी, 5 रुपये से कम पर नहीं करेगी, क्योंकि 5 रुपये से कम पर अगर करेगी तो उसकी हानि यहाँ पर 5 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा नहीं कर सकती कंपनी। उतना ही बट्टा, उतने ही बट्टे पर पुनः निर्गमन कर सकती है जितना उसको हरण करते समय लाभ हुआ है। तो पहली प्रविष्टि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि अगर आपके अंशों का हरण सम मूल्य पर हुआ है, सम मूल्य पर निर्गमित किए गए थे और अंशों का हरण हो रहा है, तो जिस राशि से आपने अभी तक मांगा है, मान लेते हैं यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ इतना मांगा होता, तो यहाँ पर अब हम अंश पूंजी खाता में 10 रुपये की जगह क्या लिखते? 8 रुपये। 5 रुपये उसने दे दिए, अंश हरण खाता में जाता 5 रुपये, ये कंपनी ने मांगा ही नहीं तो इसको हम यहाँ लिखते ही नहीं। तो उस राशि में 8 रुपये का मांगी गई राशि, 5 रुपये जो उसने दे दी और जो भुगतान नहीं किया है उससे आपने मांग खाता खोल दिया। तो आपके पास समूल्य पर निर्गमित अगर अंश हैं तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अंश पूंजी खाता में वो राशि जाएगी जो उसने अभी तक कंपनी ने उससे मांगी है। अंश हरण खाते में वो राशि जाएगी जो अंशधारी ने भुगतान कर दी है और अंश आवंटन खाते से अगर उसने आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया है, अंश मांग खाते से अगर उसने मांग खाते का भुगतान नहीं किया है, प्रथम मांग या द्वितीय मांग जो भी लिखा हुआ होगा, और अगर आपने पैसा प्राप्त करते हुए, राशि प्राप्त करते हुए आवंटन खाते में जब देय हुआ था वहाँ बकाया मांग खाता खोला है, तो फिर अंश आवंटन खाते और अंश मांग खाते की जगह आप बकाया मांग खाते को जमा करेंगे। अब हो सकता है कि ये जो अंश हैं ये सम मूल्य पर ना होकर अधिमूल्य पर निर्गमित किए गए हों। अधिमूल्य का मतलब जितना सम मूल्य है
उससे ज़्यादा पर 5 रुपये, या मैं इसको और कम कर लेती हूँ, मान लेती हूँ 2 रुपये। तो अब आपके अंश 10 + 2 12 पे दिए गए हैं। अब वो 2 रुपये का जो अधिलाभ है कंपनी किसी भी किश्त पर ले सकती है। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो फिर आवंटन के समय लिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 रुपये तो आपकी पूंजी जमा 2 रुपये प्रीमियम, यानी अब आपका आवंटन राशि 3 रुपये की जगह 5 रुपये हो जाएगी। इस स्थिति में देखें हमारी प्रविष्टि क्या होती है। अगर अंशों का हरण किया गया है और प्रीमियम पर, अधिलाभ पर अंशों का निर्गमन किया था, तो हम 2 भाग में देखते हैं कि क्या प्रीमियम और अधिलाभ मिल गया या नहीं मिला। प्रीमियम अगर प्राप्त हो गया है तो क्या प्रविष्टि होगी, और अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या प्रविष्टि होगी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत छोटा सा अंतर है, इसलिए ध्यान से समझिए कि प्रीमियम यहां पर प्राप्त हो गया है और इस स्थिति में प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ। अब क्योंकि आप अंशों का हरण कर रहे हैं तो अंश पूंजी खाता तो नाम होगा, क्योंकि आपकी पूंजी कम हो रही है। अंश पूंजी खाता नाम, और जितना पैसा अंशधारी ने दे दिया है आप उसे डालेंगे अंशहरण खाते में। तो जमा करेंगे अंशहरण खाते से और जो उसने नहीं दिया है, मैं यहां बकाया मांग, पहले भाग में मैंने व्यक्तिगत मांग से दिया था, किश्तों के नाम से दिया था, यहां मैं बकाया मांग समझा देती हूं। बकाया मांग खाते से, और प्रीमियम था हमारे केस में 5 रुपये आवंटन पर, यानी कि 2 रुपये उसने दे दिए, 5 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब प्रीमियम दे दिया। अगर प्रीमियम दे दिया तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रीमियम दे दिया तो उसका जिक्र कहीं नहीं करना। इसके साथ नहीं दिया मैं ये भी समझाऊं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। अंश पूंजी खाता नाम, अंशहरण खाता और बकाया मांग से। बकाया मांग खाते से आपकी अंश पूंजी मांगी गई थी 10 रुपये, तो अंश पूंजी खाते में तो 10 रुपये आएंगे। अंशहरण खाता 2 रुपये और 5 रुपये, या देखो 5 रुपये कर दिया मैंने, 3 रुपये जमा 2 रुपये। अगर उसने ये 5 रुपये अंशधारी ने दे दिए हैं, जैसे ही अंशधारी 2 रुपये का प्रीमियम देगा उसको एक अलग खाते में डाल दिया जाएगा और वो खाता होगा प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। तो इसका मतलब जो उसने अगर दे दिया, देने के साथ ही ये तो प्रीमियम आरक्षित खाते में चला गया। तो अब कंपनी का 3 रुपये से पूंजी मांगी गई थी, तो यहाँ अंशहरण खाते में वही राशि आएगी जो उसने भुगतान किया है, और वो है 5 रुपये, यानी 2 रुपये आवंटन के, आवेदन के, और 5 रुपये में से 3 रुपये पूंजी के, क्योंकि 2 रुपये तो किस खाते में चले गए, प्रीमियम खाते में चले गए, और यहाँ बकाया मांग खाते में मैं 5 रुपये ले रही हूँ। ये उसने जो नहीं दिए हैं, ये मैं बकाया मांग खाते से 5 रुपये दिखा रही हूँ। वहां जाएं। अब मान लेते हैं कि प्रीमियम आवंटन पे था और उसने आवंटन नहीं दिया। हम मान रहे हैं कि सिर्फ उसने अभी तक सिर्फ आवेदन की राशि दी है। यहाँ पर 3 रुपये पूंजी के और 2 रुपये प्रीमियम के उसने नहीं दिए, ये राशि भी उसने नहीं दी। प्रथम मांग भी नहीं दी, अंतिम मांग भी नहीं दी, आवंटन भी नहीं दिया। सिर्फ उसने अभी तक एक ही पैसा दिया है, आवेदन, जबकि कंपनी ने उससे मांग तो पूरा 10 रुपये लिया है। तो अंश पूंजी खाते में जाएगा 10 रुपये, अंशहरण खाते में जाएगा उसने जितना दे दिया, अभी तक उसने सिर्फ 2 रुपये दिया है, और बकाया मांग खाते में जाएगा जो उसने नहीं दिया। अगर प्रीमियम दे देता है तो उसको हरण खाते में शामिल नहीं किया। देखो मैंने
मैंने यहाँ हरण खाते में 2 रुपये आवेदन के लिए और 5 में से 3 रुपये आवंटन के लिए, इसका मतलब हरण खाते में मैंने 5 रुपये लिए हैं। लेकिन अगर प्रीमियम प्राप्त हो गया है तो प्रीमियम को शामिल नहीं करेंगे। अगर प्रीमियम मिल गया है तो उसे शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो फिर उसको हम शामिल करेंगे। इसका मतलब बकाया मांग खाते में कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 2 10। तो बकाया मांग खाते में गया 10। अब देखो ये मिल नहीं रहा। अब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जब हमने देय किया था, हमने देय के समय प्रविष्टि की थी अंश आवंटन खाता। बहुत ध्यान से समझना है, ये सबसे जरूरी बात है। अंश आवंटन खाता नाम, अंश पूंजी खाता और प्रतिभूति प्रीमियम या अभिलाभ खाता, आरक्षित खाता। यानी जब हमने मांगा था आवंटन के समय, जब हमने प्रीमियम मांगा था तो हमने ये प्रविष्टि की थी, यानी प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते को हमने जमा किया था। अब क्योंकि ये नहीं मिला इसलिए इसको खत्म कर दो। किसका? सिर्फ इस अंशधारी का जिसने नहीं दिया है। तो जब हमें दे था हमने जमा पक्ष किया, जब नहीं मिला तो उसे हम नाम पक्ष में लिख देंगे, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। और कितना है प्रीमियम आरक्षित खाता? कितना उसने नहीं दिया? 2 रुपए। अब देखो प्रविष्टि बराबर हो गई, 10 और 2 2 और 10। तो अब अगर हम इन दोनों प्रविष्टियों की तुलना करें, अगर प्रीमियम प्राप्त हो गया है तो ना तो हम नाम पक्ष में लिखेंगे और ना जिस राशि के साथ प्राप्त हुआ है उसमें शामिल करेंगे। अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो हम उसे नाम पक्ष में भी लिखेंगे, उसको नाम भी यानी डेबिट भी करेंगे, और जिस राशि के साथ नहीं मिला है उस राशि में उसको शामिल भी करेंगे। अधिलाभ यहां पर हम उसको शामिल भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रीमियम मिल गया या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो उसको नाम भी करेंगे और जिस राशि के साथ नहीं मिला है उसमें जोड़ेंगे भी। और अगर मिल गया है ना तो उसको नाम पक्ष में लिखेंगे, ना उसको नाम करेंगे उस खाते को, और ना जिस राशि के साथ मिल गया था उसमें से भी उसको निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मिला वो किस खाते में चला गया? वो प्रतिभूति अधिलाभ खाता, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में चला गया। तो स्क्रीन पर देखें, अगर अधिमूल्य प्राप्त हो गया है तो अंश पूंजी खाता मांगी गई राशि से, ये तो दोनों स्थितियों में करना पड़ेगा। अंश हरण खाते से अगर आपको प्राप्त हो गया है तो जितना उसने भुगतान किया है उसमें हम अधिलाभ को नहीं जोड़ेंगे। और अंश आवंटन खाता जो उसने भुगतान नहीं किया, अंश मांग खाते प्रथम मांग और द्वितीय मांग जिस पर भी उसने भुगतान नहीं किया है वो करेंगे, या इसकी जगह हम बकाया मांग खाता भी खोल सकते हैं। दूसरी परिस्थिति में अगर आपको प्रीमियम अधिलाभ नहीं प्राप्त हुआ है, अधिमूल्य जो आपने दिया था वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में हम अंश पूंजी खाते को नाम करेंगे मांगी गई राशि से। ये तो बार बार आ रहा है, ये समझ आ गया। और अगर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता पैसा नहीं मिला है प्रीमियम का तो उसको नाम करेंगे, और जमा पक्ष में अंश हरण खाते में जो राशि उसने भुगतान कर दी गई, ये तो सिंपल है। अंश आवंटन खाते से उसमें हम जमा करेंगे लेकिन उसमें अधिलाभ को जोड़ेंगे। तो सिंपल सी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर अधिमूल्य मिल गया है तो ना तो उसको हम नाम करेंगे और ना जिस राशि के साथ मिला है उसमें जोड़ेंगे। और अगर अधिमूल्य नहीं प्राप्त हुआ है तो उसको नाम भी करेंगे प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से, और जिस राशि के साथ नहीं मिला है उसमें उसको जोड़कर दिखाएंगे। यहाँ है कि अगर बकाया मांग खाता खोला है तो प्रथम मांग खाता या आवंटन मांग खाता जो पैसा उसने नहीं दिया है उसकी जगह आप बकाया मांग खाते को जमा कर देंगे। अब हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन हम बात कर चुके कि जब
संचालक इन अंशों को जिनका उसने हरण किया है रद्द कर देता है तो उसे पुनः निर्गमित कर सकता है। इन हरण किए गए अंशों को या तो वो सममूल्य पर निर्गमित करेगा या अधिलाभ पर या बट्टे पर। तो जो अंश आपके हरण हुए हैं उन्हें आप बट्टे पर पुनः निर्गमित कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। सामान्यतः हरण किए गए अंशों का निर्गमन पूर्ण भुगतान प्राप्त या बट्टे पर किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बट्टा की जो राशि है वो हरण किए गए अंशों की जो वास्तविक प्राप्त राशि है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम प्रविष्टि क्या करेंगे? बैंक खाता, यहाँ पर वो मूल्य आएगा जो पुनः निर्गमित है। अंशहरण खाता यानी कि जो बट्टा आपने दिया है पुनः निर्गमन पर उसकी राशि आएगी। और अंश पूंजी खाता से, क्योंकि आपकी अब पूंजी बढ़ गई, पूंजी खाता बढ़ गया, क्यों? आपने उन अंशों को दोबारा निर्गमित कर दिया। तो अंश पर पूर्ण भुगतान है तो अंश पूंजी खाते से। अगर आप मान लें कि 10 की जगह आप उन्हें पुनः निर्गमित कर रहे हैं 12 रुपये पर, तो फिर जो 2 रुपये है वो प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में जाएगा। और अगर आप 10 रुपये का अंश 8 रुपये में पुनः निर्गमित कर रहे हैं तो अंशहरण खाते में जाएगा। तो या तो अंशहरण खाता आएगा या प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता आएगा, दोनों नहीं आ सकते। और अंत में जब अंशहरण खाता जो आपका जमा हुआ था हरण करते समय वो आपका लाभ था, जब पुनः निर्गमित किया आपने अंशहरण खाते को नाम किया वो आपकी हानि थी। पहले लाभ में से हानि को निकालने के बाद अगर अंशहरण खाते में कुछ शेष बचता है तो उसे पूंजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित कर देंगे और हमारी प्रविष्टि हो जाएगी अंशहरण खाता नाम पूंजी आरक्षित खाते से। तो इस तरह से हमने अंशों का हरण सीखा, क्या हम प्रविष्टि कर सकते हैं और उन हरण किए हुए अंशों को हम पुनः निर्गमित कर सकते हैं। और पुनः निर्गमित करने के बाद जो भी आपका लाभ अगर बचता है, हानि तो होगी नहीं क्योंकि हानि पर कंपनी उन्हें पुनः निर्गमित कर ही नहीं सकती। तो जो भी लाभ बचेगा या तो लाभ होगा शेष या नहीं होगा, अगर होगा तो उसे पूंजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो जिन बिंदुओं पर अभी हमने बात की है इन्हीं पर आधारित एक प्रश्न है, अभ्यास के लिए मैं आपको दे रही हूँ। इसको आप करेंगे तो आपकी जानकारी जो है बिल्कुल वो पूर्ण रूप से आ जाएगी। प्रश्न कुछ तरीके से है कि अजंता लिमिटेड की सामान्य पूंजी 3 लाख रुपए है जो 10 रुपये प्रत्येक अंशों में विभाजित, यानी कि एक अंश 10 रुपये का है। अब कंपनी जनता को 20,000 अंशों के अभिदान के लिए आमंत्रित करती है। तो हम पहली लाइन में देखें, कंपनी की सामान्य पूंजी जो है वो अधिकृत पूंजी है जिससे कंपनी अपने आप को पंजीकृत कर रही है। एक अंश 10 रुपये का है। जनता को अगर आप देखें तो 20,000 अंशों के अभिदान के लिए 3 लाख को 10 से अगर विभाजित करें तो कंपनी 30,000 अंशों के लिए पंजीकृत है, जिसमें से 20,000 अंशों का अभिदान के लिए आमंत्रित कर रही है। तो ये आपके पास निर्गमित पूंजी हो गई 20,000 गुणा 100, 20,000 गुणा 10 यानी कि 2 लाख रुपए। अब कंपनी इसको मांग कैसे रही है? आवेदन पर 2 रुपये दे देना, आवंटन पर 3 रुपये, प्रथम मांग पर 2.5 रुपये और द्वितीय मांग पर 2.5 रुपये दे हैं। कंपनी को 20,000 अंशों के अभिदान के लिए उसने आमंत्रण किया, लेकिन 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, यानी कि ये अधि अभिदान की स्थिति हो गई। और जब ज़्यादा आवेदन आएंगे तो कंपनी के पास विकल्प क्या है कि कंपनी 20,000 के अंशों के आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है और आवंटित कर देती है अंशों को। बाकी के जो आवेदन हैं उनको अस्वीकार करती है और उनकी राशि वापस कर देती है। तो ये विकल्प हमारा हो गया पहले वाला विकल्प। आगे लिखा है 600 अंशों पर अंतिम मांग छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त कर ली गई, जो कि कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात वो अंश हरण कर लिए गए। यानी 600 अंशों पर आवेदन राशि आ गई, आवंटन राशि आ गई, प्रथम मांग राशि आ गई, अंतिम मांग राशि नहीं आई। और कंपनी के जो संचालक थे उन्होंने कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया और पूरा करने के बाद इन अंशों को हरण कर लिया। अब जो हरण किए गए अंश हैं उनमें से 400 अंशों को कंपनी ने 9 रुपये प्रति अंश पर पुनः निर्गमित कर दिया। अब आपको यहाँ पर रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जो मैंने बिंदु जिन पर आज आपके साथ चर्चा की, अंशों का हरण और उनका पुनः निर्गमन और बाकी बची हुई राशि को हस्तांतरित करना, ये समझ आ गया होगा। इन्हीं बिंदुओं पर आप अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्न को पूरा करेंगे। धन्यवाद।